बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक था बेटा हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स का। मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। उस सिक्योरिटीज मीन बॉन्ड, शेयर्स, मुख्तलिफ किस्म के जो पेपर्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बेटा, जब कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनीज जो है वो मार्केट में पेपर इशू करती हैं। हम लोग वो पेपर्स खरीदते हैं और कंपनी को जो है वो पैसे मिल जाते हैं। और जिन मार्केट्स में वो पेपर्स की खरीदो फरोख्त होती है उन मार्केट्स को हम फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। इसकी 5 टाइप्स होती हैं: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट। लेक्चर्स आप लोगों को दिया जा चुका था, आपको वीडियोस मैंने सेंड की थी कि आप इसको चेक कर लें। अब आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं वो आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जब कोई कंपनी पहली दफा अपनी सिक्योरिटी बेटा मार्केट में इशू करती है, यानी वो सिक्योरिटी मार्केट में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। बिल्कुल एक कोई ब्रांड न्यू सिक्योरिटी होती है किसी नए नाम से। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, तो पेप्सी का शेयर आज अवेलेबल है, वो जहां से मिलेगा वो प्राइमरी मार्केट नहीं है। लेकिन एक कंपनी जो है वो पहली दफा मार्केट में कोई नए नाम से नया पेपर लेके आती है, जहां जहां वो इंट्रोड्यूस करवाएगी वो मार्केट आपके लिए प्राइमरी मार्केट होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ अर्सा पहले एंग्रो ने एंग्रो रुपया के नाम से एक सिक्योरिटी इशू की थी, जिसकी प्राइस 10 रुपए थी। तो वो जो 10 रुपए के ऊपर जो सिक्योरिटी मार्केट में पहली दफा, जिसे हम ब्रांड न्यू सिक्योरिटी बोलते हैं, जो पहले से अवेलेबल नहीं होती, जिस जिस जगह पे वो आपको अवेलेबल होगी बेटा, वो आपके लिए प्राइमरी मार्केट होगी। प्राइमरी मार्केट के अंदर दो तरह से हम सिक्योरिटीज को बेचते हैं, एक होती है डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक होती है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। ये भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया था। मैं थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। डायरेक्ट मार्केट, डायरेक्ट प्लेसमेंट में ये होता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कहती है जी डायरेक्टली आके मुझसे खरीदें। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज बेचनी है, ये मोबाइल फोन मैंने बेचना है, मैं आपसे कहता हूँ ये मोबाइल फोन डायरेक्टली आके मुझसे परचेज करो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेसमेंट। यानी कंपनी बीच में किसी मिडल मैन को इस्तेमाल नहीं करती। उसमें एक वर्ड यूज किया गया था आईपीओ। क्या था आईपीओ वैसे? देखते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर लिया था कि नहीं लिया था। आईपीओ क्या था उसमें? सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो क्या होता है? सर जो फर्स्ट प्राइस होती है सिक्योरिटी की। बिल्कुल ठीक बेटा, इसका मतलब आपने लेक्चर लिया हुआ है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब बेटा ये होता है कि द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया पेपर मार्केट में लेके आते हैं तो बेटा उस पेपर की कोई ना कोई तो प्राइस आपने रखनी है ना। मतलब फॉर एग्जांपल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो वो जो पहली प्राइस आप सिक्योरिटी की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हो, उस प्राइस को बेटा हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट का बेटा मतलब होता है कि डायरेक्टली कंपनी से मिलेंगी। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी किसी बैंक को इन्वॉल्व करती है और बैंक से कंपनी कहती है जी कि सिक्योरिटीज आके खरीदो। वो बैंक जो है वो कोई ना कोई अपनी फीस चार्ज करेगा कंपनी से। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। यानी मैं खुद नहीं बेच रहा, मैंने अपनी सिक्योरिटीज किसी बैंक को दी, बैंक आगे उसको रीसेल कर रहा है और बैंक जो है उसके लिए मुझसे कोई ना कोई सर्विसेज चार्ज करेगी। ये थी बेटा हमारी प्राइमरी मार्केट। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो बेटा आपने लिखा हुआ है तो आप दरमियान से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जस्ट आपको अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाऊं। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकंड टाइप सेकेंडरी मार्केट बेटा वो मार्केट होती है जहां पे पहले से अवेलेबल सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। आज कोई भी पेपर आप खरीदते हैं जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, जहां से आप खरीदोगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। पेप्सी का शेयर पड़ा हुआ है, जहां से खरीदोगे सेकेंडरी मार्केट। यानी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज पहली दफा बेच के चली जाती है, फिर हम आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू कर देते हैं, तो वही प्राइमरी मार्केट आपके लिए क्या बन जाती है? सेकेंडरी मार्केट। जिस तरह आज आप कोई भी पेपर खरीदोगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। थर्ड टाइप थी बेटा मनी मार्केट, जिसमें आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मनी मार्केट बेटा ऐसी मार्केट होती है वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज्ड। ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। यानी ये कंपनी है वो कहती है तुम्हें 6 माह के लिए पेपर चाहिए, 6 माह के लिए, तो वो 6 माह के अरसे के लिए कोई पेपर इशू करेगी। हम 6 माह के लिए पैसा कंपनी को देंगे, कंपनी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देती रहेगी। आप कहते हैं यार मैंने 2 माह के लिए पेपर खरीदना है, आपको फिर मनी मार्केट के अंदर जाके जो है वो पेपर खरीदना पड़ेगा। बेटा माइक म्यूट कर लें जिनका माइक ऑन है। ईमान बेटा अपना माइक म्यूट करें। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो बेटा शॉर्ट टर्म के लिए जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो जिस मार्केट में करेंगे दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। यानी मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको वो पेपर मिलेंगे जिनकी मुद्दत मैक्सिमम 1 साल या 1 साल से कम होगी। इसमें आपको 3 तरह के पेपर्स मिलते हैं। पहला पेपर है टी बिल्स, दूसरा पेपर है कमर्शियल पेपर और तीसरा पेपर है बैंकर एक्सेप्टेंस। टी बिल्स क्या होते हैं? टी बिल्स बेटा स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। ये भी पेपर का नाम है, ये एक सिक्योरिटी एक पेपर उसका नाम है टी बिल्स। लेकिन ये कंपनीज इशू नहीं करती, ये गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। अगर किसी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पेश आती है तो फिर गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, वो इशू करेंगी। क्यों इशू करेंगी? ये मोस्टली बेटा उस वक्त इशू किए जाते हैं जब गवर्नमेंट्स को बजट में डेफिसिट आता है। यानी बजट में जब गवर्नमेंट्स को खसारा आता है, उस खसारे को पूरा करने के लिए जो है फिर गवर्नमेंट जो है वो पेपर इशू करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह गवर्नमेंट कहती है हम एजुकेशन के लिए इतना पैसा रखेंगे, फलां चीज के लिए इतना पैसा रखेंगे, तो जब कंपनीज जब गवर्नमेंट्स को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो टी बिल्स इशू करेंगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट्स इशू करती हैं, इस वजह से ये हमेशा लेस रिस्की होगी सिक्योरिटी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट जरदारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट नवाज शरीफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल बैंक इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। यानी उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो इशू कर रहा होता है। अब अगर इमरान खान के दौर में टी बिल्स इशू हुए, उसकी गवर्नमेंट चलेगी, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। अगली जो गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल बैंक इज देयर, वो पैसा पे करेगी। जी बेटा आयशा बेटा को नहीं सर, क्वेश्चन। या सर सर अगर मतलब हम वो ऐसे बिल करते हैं या मतलब देते हैं हमें कंपनियां, गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है अगर हम खरीदेंगे? तो हमें तो वो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं ना उसके ऊपर। बेटा ये बेसिकली उधार पे पैसा ले रही है गवर्नमेंट आपसे। यानी मैंने एक प्रोजेक्ट लगाना है, देखें मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी बैंक से लोन लूंगा। और जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो मैं उसको प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, प्रोजेक्ट से पैसा कमाऊंगा, कमा के उसके बाद मैं बैंक को रिटर्न कर दूंगा। ये तरीकेकार होता है ना। इसी तरह बेटा जब गवर्नमेंट्स ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पेश आती है, तो गवर्नमेंट हम लोगों से इकट्ठा करती है पैसा। और वो इकट्ठा करके जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बेटा उसके ऊपर से अर्निंग भी तो आती है ना गवर्नमेंट को, टैक्सेस की सूरत में। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मोटरवे की एग्जांपल ले लेता हूँ कि मोटरवे बनाने के लिए आपसे टी बिल्स इशू कर दिए गए। अब जब मोटरवे चल पड़ी है तो उसके ऊपर टूल टैक्स भी लेती है गवर्नमेंट, रिसीव करती है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। एक तो मुल्क की डेवलपमेंट हुई, दूसरा बेटा आप लोगों से पैसा लेके गवर्नमेंट ने अपना टाइम भी पास कर लिया और आपका पैसा आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। हमने सोचना है इन्वेस्टर बन के, याद रखिएगा आपने इन्वेस्टर बन के सोचना है कि मैं पैसा दे रही हूं तो मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये नहीं सोचना कि अगला बंदा मुझे पैसे कैसे वापस करेगा। अब बैंक जो है वो पैसा जब आपको लोन पे देता है, बैंक ये तो नहीं सोचता कि ये बंदा क्या करेगा। बैंक ने ये सोचना है जी कि इतना इंटरेस्ट है, इतनी अमाउंट दी है भाई, इतने पैसे आपने इतने साल में मुझे वापस करने हैं, दैट्स इट। आप कमाओ ना कमाओ वो आपकी अपनी हेडेक है। अब अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आप नुकसान में चले जाते हो, तो बैंक कौन सा आपको लोन माफ कर देता है? जी बेटा आयशा पूछे। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? तो यस सर। जो टी बिल्स होते हैं बेटा ये गवर्नमेंट इशू करती हैं, ये इसलिए लेस रिस्की होते हैं हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पैसा लगाना है टी बिल में तो आप लगा सकती हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है और गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं भागती, आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं जी कि आपके सामने 2 जॉब्स हैं, एक गवर्नमेंट की और एक प्राइवेट, तो आप किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली बेटा आप गवर्नमेंट सर जॉब, गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब को जी प्रेफर सर। करोगे। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर होती है, आपको पता होता है कि यार इतनी जल्दी मुझे जॉब से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन प्राइवेट जॉब का क्या है, आप आज सुबह जॉब पे गए, कोई पता नहीं शाम को आपके पास जॉब होनी भी है कि नहीं होनी, वो आपको फायर कर दे या निकाल दे नौकरी से। यानी वो अनसर्टन होती है। तो ये पहली सिक्योरिटी है जो आपको मनी मार्केट से मिलेगी। आपने खरीदनी है खरीद ले, नहीं खरीदनी आपकी मर्जी है। दूसरी सिक्योरिटी थी उसके अंदर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेटा वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी मार्केट रेपुटेशन हाई होती है। ऐसी कंपनीज जिनकी गुडविल बहुत हाई होती है, जो बड़े बड़े नाम है, पेप्सी, कोक, नेस्ले, क्योंकि उनको पता है भाई कि हमारा नाम जाना है मार्केट में, लोगों ने फौरन हमारी सिक्योरिटी खरीद लेनी है। लेकिन वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की बेस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं टी बिल्स खरीदना रिस्की है या कमर्शियल पेपर खरीदना रिस्की है, तो बेटा कमर्शियल पेपर खरीदना रिस्की है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रेपुटेशन की बेस पे खरीद रहे हो, गारंटी कोई नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन टी बिल्स की सूरत में ये तो पता है कि सेंट्रल बैंक ने रहना ही रहना है। अब बेटा याद रखिएगा गवर्नमेंट के अंदर जो पैसे होते हैं वो हमेशा आपको वापस मिलेंगे, चाहे उसका कितना मर्जी टाइम लग जाए, वो पैसे इतनी जल्दी मरते नहीं है आप लोगों के। थर्ड सिक्योरिटी है बेटा उसके अंदर बैंकर एक्सेप्टेंस। बैंकर एक्सेप्टेंस बेटा वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती,
ये वो मार्केट में बिल्कुल नहीं होती हैं। उससे पहले क्योंकि लोग नई कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई नई कंपनी आती है तो मे बी मैं उसके पेपर ना खरीदूं। क्यों ना खरीदूं? क्योंकि मुझे उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए ट्रस्ट नहीं है उस कंपनी के ऊपर मुझे, क्योंकि वो एक नई है, मुझे नहीं पता मेरे पैसे वो मुझे वापस करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर उस कंपनी की गारंटी कोई बैंक दे दे, पाकिस्तान का एक बैंक गारंटी देता है यार फलां एबीसी कंपनी है, आप इसकी सिक्योरिटी खरीदो, अगर ये कंपनी पैसे लेके भागेगी तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इस सिक्योरिटी को हम नाम देंगे बैंकर एक्सेप्टेंस, यानी उसके बैक एंड के ऊपर गारंटी किसकी है? बैंक की। अब जब बीच में कोई गारंटर आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं फिर वो सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर कंपनी भागती है तो ये बैंक तो इस मुल्क में ही है ना, कि दिस बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक क्यों गारंटी देगा? सर बैंक ने उनके असेस्ट लिए होते हैं मे पॉसिबल बेटा बैंक ने उसके कंपनी सारे के। के सारे एसेट्स प्लेज किए हों, यानी जिस कंपनी की बैंक गारंटी दे रहा है मे पॉसिबल बैंक ने उसकी सारी की सारी चीजें गिरवी रखी हों। बैंक कहे जी कंपनी को जी पहले अपने सारे एसेट्स मेरे पास प्लेज करवाओ, क्योंकि अगर तुम भागो तो मैंने तुम्हारे एसेट्स बेच के लोगों को पैसे देने हैं। फर्क हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें बेटा ये फर्क पड़ेगा कि अगर कंपनी पैसे लेके भागेगी तो हम बैंक से पूछ सकते हैं कि भाई आपने हमें गारंटी के लिए कहा था तो हम आप गारंटी दें आप। तो ये थी बेटा हमारे पास तीसरी मार्केट विच इज कॉल्ड मनी मार्केट। और बेटा जी जी अक्सा बेटा, अक्सा सर आरिफ बेटा। मैंने ये पूछना है कि टी बेल और अगर बैंकर एक्सेप्टेंस, इन दोनों में अगर हम कहें कि कौन सा बेटर है? दोनों अच्छे हैं लेकिन बेस्ट बोला जाए तो फिर कौन सा कहेंगे? हम टी अगेन बेल बेटा को कहेंगे टी बिल्स, अगेन बेटा टी बिल्स। टी बिल्स इसलिए मैं बार बार लेस रिस्की कह रहा हूँ बेटा, इस वजह से कि उसकी बैकएंड के ऊपर जो गारंटी होती है ना वो गवर्नमेंट्स की होती है। तो गवर्नमेंट इतनी यानी आप समझ लें कि मुल्क की गारंटी होती है, और मुल्क इतनी जल्दी नहीं डूबते। बैंकर एक्सेप्टेंस में नो डाउट कि वो भी लेस रिस्की है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो सबसे लेस रिस्की फिर भी बेटा टी बिल्स है। हो सकता है कि जिस बैंक ने गारंटी दी है वो बैंक डूब जाए, खुदा ना खास्ता, मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, और वो कंपनी भी आपको धोखा दे जाए, तो दो ही बंदे धोखा देंगे तो आपका पैसा डूबेगा। लेकिन टी बिल्स में जितनी मर्जी गवर्नमेंट चली जाए नीचे पे नीचे पे नीचे पे आती जाए, लेकिन बेटा गवर्नमेंट स्टिल देयर, जब तक खुदा ना खास्ता मुल्क खत्म नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है सर। ठीक हो गया? अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो टी बिल ज्यादा सूटेबल है अगेन। अच्छा, बाकी मार्केट्स के बारे में भी बता दूं या बाकी ठीक क्लियर है आप लोगों को? दो रह गई हैं। जी बेटा बताएं मुझे, सर मनी क्लियर मार्केट है के सर। अलावा बाकी दोनों क्लियर है? जी सर। ओके, चलिए बेटा फोर्थ थी कैपिटल मार्केट, जिसमें आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है। यानी अगर आप 2 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, 3 साल के लिए, तो वहां पे आपको दो सिक्योरिटीज मिलेंगी, एक होगी आपके पास बॉन्ड और एक होगी आपके पास शेयर्स। वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। लास्ट मार्केट थी हमारे पास ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट बेटा वो मार्केट होती है जिसको हम ऑनलाइन मार्केट कहते हैं। ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे तो वो आपके लिए ओटीसी मार्केट। ये थी बेटा आप लोगों के लिए जो मैंने कल आप लोगों के साथ कुछ लेक्चर शेयर किए थे कि आप लोगों ने इसको देख लेना है। आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और थोड़ा सा मैं अब आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। जस्ट 1-2 टॉपिक्स हमारे और है जो मैंने आपको बताने हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ चले जाएंगे, जहां पे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। ओके, सबसे पहले बेटा मैं आपसे थोड़ा सा ये अकाउंटिंग के 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी और क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। पहला कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप लोगों को मैंने थोड़े दिन पहले बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। बैलेंस शीट के बारे में बताया था कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, और इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हैपन होगी, उसको हमेशा कम से कम 2 जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी हर ट्रांजैक्शन का 2 वे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर फ्रॉम असलम, कि मैंने मिस्टर असलम से फर्नीचर परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन हैपन होगी। इसको कम से कम 2 जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक फर्नीचर जो परचेज हुआ फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और दूसरा किससे परचेज किया, मिस्टर असलम से परचेज किया तो मिस्टर असलम के अकाउंट में लिखा जाएगा। यानी हर ट्रांजैक्शन को कम से कम आप 2 जगहों पे लिखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 2 से ज्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं,
उसको हम कंपाउंड इफेक्ट कह देंगे, लेकिन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल कोई भी ट्रांजैक्शन आप कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अली, मैंने चीजें बेची मिस्टर अली को, तो एक तो आपने सेल्स की, वहां पे लिखा जाएगा, दूसरा आपने मिस्टर अली को बेची तो मिस्टर अली के अकाउंट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके, अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। तो ड्यूल एस्पेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, उसको कम से कम आप 2 जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्यूल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज परचेज की, मैंने एक गाड़ी परचेज की 4 लाख रुपए की, अब सुनिएगा जरा गौर से, तो जितने की आपने परचेज की अपने खाते में उतना ही लिखना है, चाहे मार्केट में उसकी प्राइस ज्यादा हो, चाहे मार्केट में उसकी प्राइस कम हो, जितने पैसे आपने पे किए हैं आपने उतने ही पैसे रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, लेकिन जब मार्केट में जाके पता किया, मार्केट रेट पता किया, तो मार्केट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 15 लाख, मैंने 10 लाख में खरीद ली, तो मुझे फायदा हो गया। तो अब आपने खाते में आके उसको 15 लाख की नहीं लिखना, आपने उसको 10 लाख की ही लिखना है। कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 10 लाख की, लेकिन मार्केट में वो तकरीबन उसकी वैल्यू 8 लाख थी, लेकिन आपने महंगी खरीद ली, तो आपने खाते में आके 8 लाख नहीं लिखना, बल्कि आपने 10 लाख ही लिखना है। यानी आसान अल्फाज के अंदर जितनी अमाउंट आपने पे की है उतनी ही अमाउंट आपने खाते में लिखनी है, चाहे उसमें आपको फायदा है चाहे आपको उसमें नुकसान है। ये ना लिखें कि मैंने 10 लाख वाली चीज थी तो मैंने 15 लाख वाली को 10 लाख में खरीद लिया, तो मैं खाते में 15 लाख लिख दूं। नो, खाते में आप 10 लाख ही लिखें। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, ये जो एग्जांपल नंबर 1 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको जरा पढ़ें। अ लैंड परचेज फॉर ₹5 लाख, आपने 5 लाख का एक लैंड खरीदा, दैट विल रिकॉर्डेड ओनली 5 लाख, उसको 5 लाख ही लिखें, इवन दो मार्केट वैल्यू में बी 4 लाख और मे बी 6 लाख, चाहे मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख हो या 6 लाख हो, आपने इसको 5 लाख का ही लिखना है जो भी मार्केट में इसकी प्राइस थी, आपने इसको कम या ज्यादा नहीं लिखना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बेटा क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसमें आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मोस्टली बेटा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जनवरी टू दिसंबर चलती हैं, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। जिस तरह हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा वो जून टू जून होता है, यानी जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक। आपका जो बजट है वो भी जून जुलाई में आता है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो जुलाई 1 को स्टार्ट होता है और जून 30 को खत्म हो जाता है अगले साल। इसी तरह फिर जुलाई 1 को शुरू होगा और जून 30 को खत्म हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसे हम फिस्कल ईयर कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, वो मोस्टली बेटा आपका जून टू यानी जुलाई टू जून चलता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसके दरमियान आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाहते हैं। और मोस्टली बेटा कंपनीज के अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का साल होता है। यानी जनवरी 1 को से लेकर दिसंबर 31 तक जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा? चलें, ये तो कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी कर दिया। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं थोड़ी सी, उनकी मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगा, उनका मतलब क्या है, और आपने वो सिर्फ मीनिंग ध्यान में रखना है। देन फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल की तरफ ले जाऊंगा। ये मैं आपके सामने बुक ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है बुक। उसी बुक में से कुछ टर्म्स हैं जो मैं अभी आपके सामने ओपन करूंगा और बताऊंगा इनका मतलब क्या है, ताकि आप लोगों को उन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। बिजनेस क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होती है, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा, ये कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर आ रही, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी का। इसके बाद हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें थोड़े से आइडियाज हुआ करेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल आ जाया करेंगे। गुड्स और मर्चेंडाइज क्या होती है बेटा? गुड्स सिंपल मीन जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो चीज आप सेल या बना रहे हैं वो आपके लिए गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वॉचेस आपके लिए गुड्स हैं। अगर आप बुक सेलर हैं तो बुक्स आपके लिए गुड्स होंगी। अगर आप कपड़ा बेचते हैं तो कपड़े आपके लिए गुड्स होंगे। ये ट्रांजैक्शन के अंदर अगर गुड्स या मर्चेंडाइज का वर्ड आए
तो उसके अंदर वो मेंशन होगा कि वो गुड्स क्या है। ओके, नीचे सेकंड वर्ड है बेटा परचेजेस का। अगर बेटा आप कोई चीज परचेज करते हो फॉर द सेकंड, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप एक कपड़े के कारोबार कर रहे हैं या आप कोई और चीज कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एज खरीदते हैं मिडलमैन के तौर पर, आगे सेल करते हैं, तो वर्ड परचेजेस का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी परचेजेस, अब सुनिएगा, मैं कहता हूँ जी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम। गुड्स का साथ में नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा हुआ है। अब आपको नहीं पता कि वो गुड्स कपड़ा है, आपको नहीं पता कि वो गुड्स घड़ियां हैं, आपको नहीं पता वो गुड्स बुक्स हैं, सिर्फ ये लिखा गया परचेज गुड्स। अगर इस तरह का वर्ड आ जाए तो बेटा उसके लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसका नाम होगा परचेजेस का अकाउंट, सिर्फ हम लिख देंगे परचेजेस ओनली। लेकिन अगर मैं कहूँ जी परचेज फर्नीचर, तो अकाउंट किसका बनेगा? फर्नीचर का। मैं कहूँ जी परचेज क्लॉथ, तो क्लॉथ का अकाउंट बनेगा। मैं बोलूंगा जी परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। मैं कहूंगा जी परचेज, अगर तो बेटा प्रोडक्ट का नाम आ गया तो उसके नाम का अकाउंट बनेगा। अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं आता, सिर्फ ये लिखा आता है परचेज गुड्स ओनली, बस, यदि परचेज गुड्स फ्रॉम अली, अब परचेज गुड्स लिखा, अब आपको नहीं पता कि गुड्स का कौन सी गुड्स है, तो उसके लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसका नाम रखेंगे परचेजेस का अकाउंट। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछो बेटा। एनीवन बेटा, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बेटा यस नो में मुझे बोला करें, मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है? सर समझ आ रहा है। यस सर। हाँ बेटा, इतना सिर्फ बोलना है, यस सर नो सर, इतना बोलना है बस आप लोगों ने। नींद आ रही है? नो सर। चले, ओके। कैश परचेज का बेटा मतलब क्या होगा? वो परचेजेस तो आप कैश पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश परचेजेस। यानी अगर आपने कोई चीज कैश पे परचेज की है, उसकी आपने पेमेंट कर दी उसी वक्त, तो वो कैश परचेज है। अगर आपने वो कोई चीज उधार पे खरीदी है तो बेटा दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। यानी आपने कहा कि मैंने एक चीज खरीदी है और वो चीज जो है वो मैंने उधार पे खरीदी है, तो वो आपके लिए क्रेडिट परचेज होगी। एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो चीज आप कैश पे खरीदेंगे वो कैश परचेज होगी, और जो चीज आप उधार पे खरीदेंगे दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। जो चीज हम बेटा चले वो मैं आगे आगे आपको सेल्स के अंदर जाके बताऊंगा, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगी, यहाँ पे अभी नहीं बताता। अच्छा, परचेजेस रिटर्न्स क्या होती हैं? आपने कोई चीज परचेज की, उसमें से कुछ चीजें खराब निकल आई और वो चीजें आपने वापस भेज दी, तो जो चीजें आप वापस भेजेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न, उसको हम परचेजेस रिटर्न बोलेंगे। ये मैं टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब आपके आगे न्यूमेरिकल आने हैं तो वहां पे इस तरह की ट्रांजैक्शंस आनी है। परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, परचेज जो हमने की थी उसको रिटर्न कर दिया गया, इसलिए मैं आपको ये टर्म्स पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको इनके मीनिंग का पता होना चाहिए। ओके, परचेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। अगर बेटा आप कोई चीज परचेज करते हैं और उसके ऊपर प्राइस में आपको कमी मिलती है तो वो परचेज डिस्काउंट होगा, और अगर बेटा आप कोई चीज सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर आप अगर किसी को डिस्काउंट दोगे तो वो सेल्स डिस्काउंट होगा। ठीक हो गया? इसी तरह बेटा आगे सेल्स हैं, तो सेल्स जो चीज आप बेचोगे वो सेल्स हैं। अगर आप उसको कैश पे बेच रहे हो तो वो कैश सेल्स है, और अगर आप उसको उधार पे बेचोगे तो वो क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये हमने आगे इसको डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, डिस्काउंट बेटा दो तरह का होता है। एक को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, चाहे वो आप परचेज पे दे रहे हैं चाहे वो आप सेल्स पे दे रहे हैं। एक हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है बेटा आपका कैश डिस्काउंट। क्या फर्क है दोनों में? डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन, जो आपको चीज में रिडक्शन मिलती है आपको, वो आपके लिए डिस्काउंट है। जिस तरह अक्सर आता है ना कि अगर आप ये सूट खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, बाई वन गेट वन फ्री, 30% ऑफ, 40% ऑफ। ये कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड या कैश? सर कैश। ये कैश डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट फिर क्या होता है? सर जो ऑनलाइन ऑर्डर बुक बोले करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएंगे वो ट्रेड डिस्काउंट। नहीं बेटा, बात तो एक ही, उसमें भी तो प्राइस में से आपको कमी हो रही है, प्राइस में से कमी मिल रही है ना उसमें। एक चीज 4000 की थी, आपको 3000 की मिल गई, तो वो डिस्काउंट ही हुआ ना, आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सर ट्रेड में ये आएगा कि आप इतना जो है ना वो खरीदेंगे या परचेज करेंगे तो उस पे जो है ना आप डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, कैश डिस्काउंट फिर क्या होगा? सर कैश में तो वही है ना जो आपको
अगर सर आपने जो चीज ट्रेडिंग पे खरीदी है उसमें डिस्काउंट जो है होगा ना डिस्काउंट है। ये मैं साथ सर ट्रेड में इस तरह हो सकता है, अगर हम कुछ पीसीस को बेचते हैं और बाकी जो हमारी जो हमने बाय किया होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा बचते हैं हमारे पास, वो ओके, ट्रेड चलिए मैं डिस्काउंट आपको होगा। बता देता हूँ बेटा। ट्रेड डिस्काउंट, माइक म्यूट कर ले बेटा, अपने माइक्स म्यूट कर ले। ट्रेड डिस्काउंट बेटा क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट आपका बेटा ऐसा डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। यानी आपने एक चीज खरीदी, जिस तरह भी आपने बोला 30% ऑफ, 40% ऑफ, तो ये जो डिस्काउंट होगा बेटा ये आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट होगा। एक सेकंड जरा मैं इसको जरा बंद कर दूं। ओके, आपने कहा फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अभी बोला, आपने बोला बाय वन गेट वन फ्री, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज, एक सूट है, उसके ऊपर 30% ऑफ है, 4000 का सूट है, आप 4000 का 30% निकाल लें तो वो जो प्राइस आपने कम पे की वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। यानी ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है ऑन द स्पॉट जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल एक सूट है आपके पास 2000 का और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो 2000 का 10% निकालें, क्या बनता है? 200। 200 बनेगा। यस सर। 200। इसका मतलब कि वो सूट आपको कितने का पड़ा? 1800 का। तो जब मैं खाते में आके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मैंने सूट परचेज किया 1800 का, दैट्स इट। तो मैं आके खाते में लिख दूंगा 1800 रुपया। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने आपने एक्चुअल में पे किया है आपने आगे खाते में वही लिखना है। बाय वन गेट वन फ्री, दैट इज आल्सो ट्रेड डिस्काउंट। 30% ऑफ, 40% ऑफ, इसके साथ ये चीज मिलेगी। ये सारे जितने भी डिस्काउंट होते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट का मतलब है आपने कोई फॉर एग्जांपल उधार पे कोई चीज खरीदी या बेची, आपने किसी को पेमेंट करनी है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी बंदे से 50,000 की चीजें उधार पे ली और उधार है 30 दिन का। मैंने उसे बोला यार 30 दिन के बाद मैं आपको पैसे दूंगा 50,000 रुपया। आपने खाते में लिख लिया मिस्टर अदनान से 50,000 रुपया लेना है 30 दिन बाद। अच्छा, साथ में आपने मिस्टर अदनान को ये भी ऑफर करवा दिया कि यार अगर तुम 10 दिन बाद पैसे दे दो ना तो तुम 50,000 की बजाय 45,000 दे देना, 5,000 मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये जो डिस्काउंट आप 5,000 उसको छोड़ रहे हो ना, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी मैंने उसके ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिए मैंने कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन लिखी, डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट्स और अर्ली रिसीविंग्स। यानी अगर आप वक्त से पहले ऑफर करते हैं किसी को खाते में कि जी आप अगर पैसे वापस कर देंगे तो हम इतने पैसे आपको छोड़ देंगे, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अच्छा, इसको खाते में लिखना जरूरी है। ट्रेड डिस्काउंट को खाते में लिखना जरूरी नहीं है कि ये 200 रुपया जो आपको छोड़ा गया है इसको खाते में लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आप पे ही 1800 रुपया करके आए हो। कैश डिस्काउंट को खाते में लिखना इसलिए जरूरी है ये 5,000, क्योंकि आपका खाता बैलेंस नहीं होगा। अब आपने मेरा खाता बनाया था मिस्टर अदनान के नाम पे, मिस्टर अदनान के आगे आपने खाते में कितनी अमाउंट लिखी है, मुझसे कितने पैसे लेने हैं? 50,000। आपने खाते में मिस्टर अदनान के आगे लिख दिया 50,000 के जी अदनान ने मुझे 50,000 देने हैं, ये आप खाते में लिख चुके हैं। फिर आपने अदनान को ये ऑफर करवा दिया 1-2 दिन बाद कि यार अगर मिस्टर अदनान आप मुझे 10 दिन बाद पैसे दे दो तो मैं 45,000 ले लूंगा। अदनान साहब आए, उन्होंने आपको 45,000 दे दिया। अब खाते में कितना लिखा हुआ है? 50,000। लेकिन जब आप उसको एंड करने जाओगे, खाते का बैलेंस करने जाओगे, तो क्या खाते का बैलेंस इक्वल होगा? बैलेंस इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपने रिसीव कितने की है? 45,000। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा जिसका नाम होगा कैश डिस्काउंट, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कैश डिस्काउंट के साथ इक्वल टू करके साथ में आप लिखेंगे 5,000। अब देखिए आपका खाता बराबर हो गया। ये 50,000 अदनान से लेना था, 45,000 अदनान ने दिया, और ये जो 5,000 है ये हमने उसको डिस्काउंट छोड़ा। इस तरह 50,000 बराबर है 50,000 इक्वल हो गया। यानी कैश डिस्काउंट को खाते में लिखना जरूरी होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को खाते में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जितना पे करके आए हैं आपने सिर्फ उतनी ही अमाउंट खाते में आके लिखनी है। अगर आपने सूट 1800 को खरीदा है तो आपने आके घर में अकाउंट बनाना है सूट का, उसके नीचे 1800 लिख दो। हाँ, अगर आप ये सूट उधार पे खरीद के लाए हो 2,000 रुपए का, तो खाते में आके लिखो 2,000, और शॉपकीपर ने कहा कि 15 दिन बाद पैसे दे जाओगे तो 2,000 की बजाय 1800 दे जाना। और अगर आप 15 दिन बाद 1800 रुपया दे के आते हो तो फिर वो ये 200 रुपया ही आपको डिस्काउंट के तौर पर लिखना पड़ेगा।
क्योंकि खाते में लिखा था 2000 लेकिन आप देखिए 1800 आया तो बाकी का 200 रुपये आपको बैलेंस करना पड़ेगा और उस बैलेंस को लिखने के लिए आपको कैश डिस्काउंट का वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो आपको ऑन द स्पॉट प्राइस के ऊपर मिलता है। कैश डिस्काउंट जो आप अर्ली पेमेंट या अर्ली रिसीविंग के ऊपर लेते हैं। जब आपको कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा 210 फॉर एग्जांपल N30, इस तरह से लिखा आएगा कि मिस्टर अदनान को ये टर्म्स दी गई, आगे लिख दिया 210 N30। इसका मतलब है कि मैक्सिमम टाइम दिया मिस्टर अदनान को 30 दिन का। अगर वो बंदा 10 दिन बाद पैसे दे जाए तो हम उसको 2% पैसे छोड़ देंगे। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। 30 डेज द मैक्सिमम टाइम उसको उधार पे दिए पैसे। अगर वो 10 दिन बाद पैसे दे जाए तो मैं उसको 2% पैसे छोड़ दूंगा, जितनी अमाउंट है उसका 2% छोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी 5/20 N90। मैक्सिमम टाइम में मैंने उसको 90 दिन का दिया। अगर वो बंदा वो पैसे हमें 20 दिन में दे जाए तो हम उसको 4% पैसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन सुने, हम उसको पैसे क्यों छोड़ रहे हैं? हम वेट क्यों नहीं कर लेते 90 दिन का या 30 दिन का? हम उसको क्यों पैसे छोड़ रहे हैं इतने? जी क्या रीजन है? कंपनी ऐसा क्यों करती है? वो उसको क्योंकि वो आगे नेक्स्ट इन्वेस्ट कर देंगी। 30 डेज में हमें जो है ना वो दे रहा है 90 की बजाय। सिंपल बेटा, बिल्कुल सही बोला दोनों ने। सिंपल बेटा, देखिए जो पैसे 30 दिन बाद मिलने थे वो पैसे आपको 10 दिन बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके 20 दिन बच रहे हैं और 20 दिन का मतलब है कि उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं। और मे पॉसिबल मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हो और वहां का जो प्रॉफिट है वो इससे ज्यादा हो जो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली बेटा जितनी जल्दी पैसा इन होगा उतनी जल्दी आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रीजन होती है बेटा हमें कैश डिस्काउंट देने की। जी बेटा, यहाँ तक कंफ्यूजन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोले, हमारी वीडियो एंड होने वाली है बेटा। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? ये सिर्फ टर्म्स आपने याद रखनी है। ये सिर्फ अभी आपने सिर्फ टर्म्स याद रखनी है, बाकी इंशाल्लाह जो चीजें आप आगे आएंगे न्यूमेरिकल में वहां पे मैं आपको ये टर्म्स वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सेल्स का बेटा मैंने बता दिया, जो चीजें आप बेचते हो उसको आप सेल्स बोलोगे। अगर आप कैश पे बेचोगे तो कैश सेल्स होगी, अगर आपने उधार पे बेची है तो वो क्रेडिट सेल्स होगी। इसी तरह जो चीजें आपने बेची हैं अगर वो चीजें आपको वापस आ जाती हैं तो वो सेल्स रिटर्न है। अगर हमने कोई चीज खरीदी है और वापस बेची है तो वो परचेज रिटर्न है, हमने परचेज की उसको रिटर्न कर दिया। अगर हमने कोई चीज सेल की है और वो हमें वापस आ गई है तो वो सेल्स रिटर्न है। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आपके साथ क्लियर है। अकाउंट रिसीवेबल, अगर बेटा आपने किसी बंदे को चीजें उधार पे बेची हैं और उनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं तो वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है मैंने किसी बंदे को उधार पे चीज दी, फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल फोन अपने दोस्त को दे दिया तो वो मेरा दोस्त जो वो मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल है कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। और अकाउंट रिसीवेबल्स को बेटा हम डेटर्स बोलते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने कोई चीज उधार पे खरीदी है और आपने पैसे देने हैं तो वो अकाउंट्स पेएबल हैं। अकाउंट्स पेएबल का मतलब होता है कि आपने पैसे देने हैं और अकाउंट पेएबल को बेटा हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। अंडरस्टैंड बेटा? ये थी बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज। कैश डिस्काउंट में आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, तो दोबारा सुन ले। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स बेटा वो लोग होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं। ये थी बेटा हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ ले जाऊंगा जहां पे हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। यानी अब जो हमारे पोर्शन है वो सारा न्यूमेरिकल की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तक इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। क्लियर है बेटा? यस सर। चले बेटा, हमारी वीडियो भी एंड हो रही है तो सीआर या जीआर जो भी अवेलेबल है बेटा अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? यहीं से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।